Hello my dear students, welcome to my channel Physics Unfiltered। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, पार्टिकल इन ए बॉक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उसमें हमने एनर्जी एंड वेव फंक्शन ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कि एनर्जी क्या होती है एंड वेव फंक्शन क्या होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स के केस में, वो भी तब जब 1D बॉक्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इस केस में जो बॉक्स की लेंथ थी, विड्थ थी, उसे हमने ए माना था। और यहाँ पे हमें जो इंफॉर्मेशन मिली थी, एनर्जी की इंफॉर्मेशन, वेव फंक्शन की, ठीक है, इसके साथ ही साथ हमें पहला क्वांटम नंबर मिला था जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। दिस इज नथिंग बट एन। ठीक है, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था दैट इज एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma², वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड a इज द विड्थ ऑफ द बॉक्स या लेंथ ऑफ द बॉक्स। ये था। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग h कट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई, क्योंकि h कट इज नथिंग बट रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट को हम प्लैंक कांस्टेंट में जब कन्वर्ट करते हैं तो h कट इज h अपॉन 2 पाई, तो वो वैल्यू जब पुट करेंगे तो पाई कैंसिल होकर हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये दो चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एनर्जी एंड वेव फंक्शन से रिलेटेड ही थिंग्स है। तो अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने जाए एनर्जी स्टेट्स के बारे में, ठीक है, हमने कैलकुलेट किया एनर्जी, फाइन, ओके, मिल गई वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू मिल गई। बट एनर्जी स्टेट्स उस बॉक्स में कहाँ कहाँ आते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, और अगर कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है तो वो सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे आज हमारा ये लेक्चर बेस्ड है। वेव फंक्शन में हम जस्ट थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, पहले हम एनर्जी को समझते हैं, उसके बाद हम वेव फंक्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट तो हमारी जो वैल्यू आई थी एनर्जी आइगन वैल्यू की फॉर nth स्टेट, दैट विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली थी, इंफॉर्मेशन मिला था कि n की वैल्यू जो होगी वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है, दैट इज अ इंटीजर। कोई एक इंटीजर होगा n की वैल्यू, बट नॉट जीरो। जीरो क्यों नहीं हो सकता, उसका क्या कारण है? तो सपोज हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, n अगर जीरो है तो उस केस में पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? लेट्स से पुट यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी पार्टिकल की। बट वी नो दैट कि कोई भी सिस्टम अगर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होती है, जीरो नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, दैट मीन्स कि हम इस केस में यहाँ पे एनर्जी जीरो नहीं ले सकते। दूसरी चीज, जो दूसरा रीजन है उसका यह है कि हमने जब बॉक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया था वहां पे ये माना था कि पोटेंशियल एनर्जी बॉक्स के अंदर पार्टिकल की जीरो है। तो टोटल एनर्जी क्या है पार्टिकल की? वो कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है। हमने यही माना था, इस बेसिस पे हमने उसको लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी जो पहले से जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जा रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो नहीं लेते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू जीरो नहीं लेते हैं तो n इज इक्वल टू वन। तो अब n इज इक्वल टू वन के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी? E1। इसे हम सिंपलाइज कर रहे हैं। इस E1 की वैल्यू अगर हम पुट करें वैल्यू, तो दैट विल बी 1 स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma²। ठीक है, ये वैल्यू मिलती है। इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, किस चीज की? ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, किस चीज की? पार्टिकल इन ए बॉक्स में पार्टिकल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यू, लेट्स से n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगी एनर्जी? E2। E2 को क्या लिखेंगे हम? 2 स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma²। ये एक वैल्यू, थोड़ा सा इसे समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। आप अगर इस वैल्यू को देखो तो दिस इज नथिंग बट
एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, इवन पुट कर सकते हैं। तो यहां पे हमें जो वैल्यू मिलती है E2 की, दैट विल बी नथिंग बट 4E1, बिकॉज 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, और बाकी वैल्यू E1। इसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या हम इसे बोलते हैं एनर्जी ऑफ सेकेंड स्टेट। अब यहां पे आप कंफ्यूज मत हो ना कि सेकेंड स्टेट एक बार बोला जा रहा है, एक बार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जा रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है दैट इज स्टेट 1, इसके ऊपर कोई स्टेट होगी वो स्टेट 2 होगी, बट ग्राउंड से ऊपर क्या होता है, एक्साइटेड। तो इसीलिए ये जो सेकेंड स्टेट होती है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख रहे हैं, एज वेल एज सेकेंड स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट भी लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया। इसके बाद n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए E3 क्या हो जाएगी, 3 स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 9E1, और इसे हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या सिंपली थर्ड स्टेट। तो ये हमारे पास कुछ एनर्जीज आई। ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट स्टेट की एनर्जी, E2 यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 4E1 जो आया दैट इज सेकेंड स्टेट की एनर्जी, सेकेंड, एंड E3 यानी 9E1 दैट विल बी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एनर्जी स्टेट ऑफ पार्टिकल इन ए बॉक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम फोर्थ पे चलते हैं। धीरे धीरे हम सबको समझेंगे कि क्या है क्या, तो फिर उसके बाद अभी आपको थोड़ी देर में हम बताते हैं कि हम बताना क्या चाहते हैं। n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो गया, E4 दैट विल गिव यू 4 का स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर 2m a स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 16E1, एंड इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या बोल रहे हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट या सिंपल वर्ड में फोर्थ एनर्जी स्टेट। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के अभी 4 एनर्जी स्टेट की इंफॉर्मेशन है। पहले को हम बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट, जिसकी वैल्यू है E1 विच इज h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m a स्क्वायर, या इसको अगर हम यहां से वैल्यूज पुट कर दें तो ये वैल्यू कुछ आ जाती है h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर, ये भी वैल्यू आ जाती है, ये ग्राउंड स्टेट की वैल्यू है। इसी को अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे E1 की जगह तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकली सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। E2 हो गया 4E1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड स्टेट, सेकेंड एनर्जी स्टेट। E3 9E1 जिसे हम बोल रहे हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एनर्जी स्टेट, एंड E4 दैट इज 16E1 इसे हम बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फोर्थ एनर्जी स्टेट। ये 4 स्टेट की हमने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो अभी अगर हम ये एक चीज देखें तो ये हमने समझने के लिए लिखा हुआ है कि हमने E2, E3 एंड E4 सभी को हमने E1 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 4E1, 9E1, 16E1, सो दैट हमें पता चल सके कि एनर्जी कहाँ कहाँ लाई करती है, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो अभी हम उसी एनर्जी को प्लॉट करेंगे, कहाँ पे, पार्टिकल इन ए बॉक्स के प्रॉब्लम में। अभी तक आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। फाइन,
तो आपको हम समझाते हैं कि क्या है, ठीक है, कैसे क्या करना है, प्रॉब्लम में कहाँ आता है वो अभी आपको हम बताते हैं। पहले हम जरा, ओके ये हो गया। तो ये हमारी बॉक्स है, ये हमारी बॉक्स थी इनफाइनाइट हाइट की, ठीक है। यहां पे अब ये कोई स्टेट है, तो लेट्स से ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट यानी E1 हो गया। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू E1 है, ठीक है। अब इस केस में E1 से E2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 3E1 का, राइट। E2 से E3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5E1 का। एंड E3 से E4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7E1 का। तो इस तरीके से हम दो कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं एंड डिफाइन कर सकते हैं कि अगला कौन सा होगा। लेट्स से हमसे पूछा जाए कि 100 स्टेट जो आएंगे, एनर्जी स्टेट 100 और 101, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। E3 2n प्लस 1 का डिफरेंस होगा, तो 100 और 101, तो 2n, n का यहाँ पे वैल्यू है 100, तो 2 इंटू 100 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 201 E1, ठीक है। समझ में आई, नहीं आई तो अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे E1 है। नाउ n इज इक्वल टू 2 के लिए लेट्स से कि एनर्जी यहाँ पे है, ये हमने प्लॉट कर दी। E2 की वैल्यू कितनी है, 4E1, और दोनों के बीच का डिफरेंस 3E1, ठीक है। अब आते हैं n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 की वैल्यू में कितना है, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 में डिफरेंस है 5E1 का, ठीक है। धीरे धीरे एनर्जी थोड़ी सी बढ़ रही है। n इज इक्वल टू 4 के लिए E4, इनमें कितना डिफरेंस है, 7E1 का। तो अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि कॉन्टिन्यूसली जो एनर्जी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, यानी कि ये कभी भी एक दूसरे में कंबाइन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एनर्जी स्टेट कहाँ पे लाई करता है। कई बार ऐसे एनर्जी स्टेट्स मिलते हैं जो कंबाइंड होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, कॉन्टिन्यूम होता है, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पूरी एनर्जी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग दिख रही हैं। दैट इज द रीजन कि पार्टिकल इन ए बॉक्स के केस में हमें जो एनर्जी वैल्यूज मिलते हैं या एनर्जी लेवल्स मिलते हैं वो सारे के सारे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी लेवल्स बहुत इजीली ऑब्जर्व हो रही हैं, सभी चीजें, चाहे E1 है, E2 है, E3 है, E4 है या E5 है या एंड सो ऑन, कुछ भी है, एनर्जी वैल्यूज एक दूसरे से सेपरेशन बढ़ाते हुए जा रही हैं, इंक्रीज होते जा रहा है। अगर डिक्रीज होता है तो कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आता है कि दो एनर्जी स्टेट्स एक दूसरे में मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, जहां से हमें कॉन्टिन्यूम मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें प्रॉपर एक्साइटेशन मिलती है। तो इस केस में हम इन एनर्जी स्टेट्स को बोलते हैं कि ये एनर्जी स्टेट्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं या डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स हैं। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे हमें केवल डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलती हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता, कोई क्वांटिटी में कुछ नहीं मिलता, तो उसका आंसर होता है पार्टिकल इन ए बॉक्स का प्रॉब्लम। केवल वही है पार्टिकल इन ए बॉक्स का 1D का प्रॉब्लम जहां पे हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जहां पे भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपको मिले, ठीक है, क्लियर, ओके। अभी तो ये हो गया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, फाइन। अभी हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझना है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेके चलते हैं। आप अगर यूजी के स्टूडेंट हो तो शायद आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ा हो, ठीक है, पीजी है तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक
स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक आती है जिसे हम बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी बोल लीजिए आप। कई जगहों पे वो इंस्ट्रूमेंट को यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, कई जगहों पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। टेक्निक की बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है यूवी की भी और विजिबल की भी। फाइन, करेक्ट। अगर आपने पढ़ा होगा या उसका स्पेक्ट्रम देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हम एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा उतनी इंटेंसिटी उसकी थोड़ी सी हाई होगी। सोल्यूशन चेंज करिए, सैंपल में कंसंट्रेशन चेंज करिए उसके रेस्पेक्ट में, और नैनो पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल की साइज कैसी है उसके आधार पे पीक प्लस माइनस होता है, मतलब अप डाउन होती है। ये इन्फॉर्मेशन है। बट मेरा जो बताने का रीज़न है वो ये है कि यूवी इकलौता ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, हो सकता है एक की इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। इसके अलावा कोई और टेक्निक ऐसा नहीं है जिसमें की इंफॉर्मेशन मिले। सेम थिंग हमें यहाँ पे मिलता है। ये जो इंफॉर्मेशन मिल रही है एनर्जी स्टेट्स की, यहाँ पे E1, E2, E3, E4, जिसे हम डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं, these are nothing but the electronic state of the spectrum। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं। तो जो इंफॉर्मेशन हमें यूवी में मिलती है कि इस यहाँ से यहाँ पे एक्साइटेशन हुआ है, इमिशन हुआ है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्ब हुआ, मॉलिक्यूल एनर्जी ले गया, ऊपर चला गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा, कितने टाइम में आएगा, दैट इज वो टाइम पीरियड, उसके हिसाब से पैटर्न की थिकनेस बढ़ती है या घटती है, वो होता है। फिर वहाँ पे हम लेमडा मैक्स निकाल लेते हैं और जिस पॉइंट पे हमें पीक मिलता है उसे हम बोलते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे है। और यूवी में ऐसा नहीं है 2 एक्साइटेड स्टेट्स मिल जाते हैं, नहीं, अलग अलग दिखते हैं, प्रॉपर वे में दिखते हैं कि एक एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है, दूसरा एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है। आप किसी भी सैंपल का ग्राफ निकाल के देख लीजिएगा, गूगल से देख लीजिएगा, अगर ना बुक में ना मिले तो गूगल से देख लीजिएगा इनफैक्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 स्टेट या एक स्टेट मैं किसकी बात कर रहा था। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में मिलती है, यहाँ पे भी वही है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स वहाँ पे भी मिलती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स यहाँ पे मिलते हैं, नॉट द स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल्स। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो अभी हमने एनर्जी लेवल्स के कहाँ कहाँ पैटर्न है वो चीज़ समझ ली। इसके बाद कैसे कैसे इसका ग्राफ है वो चीज़ समझा। आइए अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी चीज़ पे ये चलते हैं कि मान लीजिए हम जस्ट अभी एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, लेट्स सपोज, हम इसके बाद वेव फंक्शन को भी समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से एनर्जी स्टेट 4 में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे आया, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। अब जब ऊपर से नीचे इमिशन होगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लेट्स से एनर्जी एच न्यू है, कोई एनर्जी है एच न्यू है, फाइन, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। मान लीजिए कि इस बॉक्स की लेंथ हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। बॉक्स की लेंथ अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो उस केस में हमें जो ये रेडिएशन इमिट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए आप कि कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आई आपको? चलिए हम लिख देते हैं। लेट अस सपोज, लेट there is a transition occurs from 4th energy state to 3rd energy state,
in a particle in a 1D box. ठीक. Now if the length of the box is 1 angstrom, then calculate the frequency of the radiation emitted due to the transition. That is 4 स्टेट से 3rd स्टेट, ये ट्रांजिशन. ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन. लेट देयर इज ए ट्रांजिशन occurs from 4th energy state to 3rd energy state. ठीक है, in a particular particle in a 1D box problem. If the length of the box is 1 angstrom, then calculate the frequency of the radiation emitted due to the transition from 4 to 3. यहाँ पे अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो पहली चीज ऑब्जर्व क्या करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आपको ये देखना है कि ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है. क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि 4th एनर्जी स्टेट से 3rd एनर्जी स्टेट में हो रहा है. ठीक है, तो 4th एनर्जी स्टेट क्या हुआ, n = 4. 3rd एनर्जी स्टेट क्या हुआ, n = 3. यहीं पे क्वेश्चन ये कर सकता था 4th एक्साइटेड स्टेट टू 3rd एक्साइटेड स्टेट. तो जहां पे एक्साइटेड स्टेट आया था तो वहां पे 4th एक्साइटेड स्टेट क्या होती, n = 5 वाला स्टेट होता. क्यों, क्योंकि n = 1 वाला जो स्टेट है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट. इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया था एक्साइटेड स्टेट और डिफरेंट स्टेट, मतलब 2nd स्टेट 3rd स्टेट, ये मेंशन किया था सो दैट आप इसमें कंफ्यूज ना हो. जब भी प्रॉब्लम पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, एनर्जी स्टेट लिखा है या एक्साइटेड स्टेट लिखा है. ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे. तो 4th एनर्जी स्टेट के लिए हमारे पास एनर्जी क्या है, E4 विच इज 4 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. और 3rd के लिए क्या है, E3 3 स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. ये है. अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 4th से 3rd में इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है और रेडिएशन इमिट हो रही है. तो रेडिएशन इमिट होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, पहले तो ये माइंड सेट होना चाहिए. इमिशन में एनर्जी क्या होगी भाई, एनर्जी क्या होगी, इन दोनों स्टेट्स के बीच का डिफरेंस, वही एनर्जी होगी उसकी. तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डेल्टा ई. डेल्टा ई क्या हो गया, E4 माइनस E3, दैट इज नथिंग बट 7 h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने E1 लिखा था 7 E1 और ये h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर इज E1. तो यहाँ पे हमें मिल गया डेल्टा E इज इक्वल टू 7 h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर. एंड इतनी ही एनर्जी की रेडिएशन इमिट हो रही है तो इसे हम इक्वेट कर देंगे h न्यू से. तो हो गया रेडिएशन इमिट, h से h कैंसिल, तो न्यू इज इक्वल टू 7h अपॉन 8 ma स्क्वायर. ये हो जाता है फॉर्मूला. अब इसमें आप प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू पुट कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए एंड a 1 एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए. बट ये ध्यान रखिएगा कि जब भी पुट करते हैं h हम पुट करते हैं किसमें, जूल सेकेंड. मास आप केजी में पुट करते हैं तो इसको एंगस्ट्रॉम में मत पुट कर दीजिएगा, इसको आपको पुट करना है मीटर में.
यानी 10⁻10 मीटर। उसके बाद जो सॉल्व करने पे एनर्जी आएगी वही आपकी एनर्जी हो जाएगी, वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर, फाइन। अब क्वेश्चन, चलिए दूसरा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? लेट अस सपोज कि सेम प्रॉब्लम है, उसमें हमने बोल दिया कि 6 × 10⁻10 हर्ट्ज की कोई फ्रीक्वेंसी इमिट हुई है। ठीक है, जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 × 10⁻10 हर्ट्ज, ये है। अब बहुत सिंपल, अब जो रेडिएशन इमिट हुई उसकी एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई, h से मल्टीप्लाई करिए, जूल इंटू सेकेंड आएगा। फिर उसके बाद उस जो जूल आ जाएगी एनर्जी, उसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। 1/6 10⁻19 वाले फार्मूला से आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट मेन जो इसमें चीज है वो यही है, आपको ये समझना, फोर्थ एनर्जी स्टेट लिखा है या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट लिखा है, वो आपने समझ लिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब ठीक है, तो इसी तरीके की और भी वैरायटीज हैं क्वेश्चन की। ये एक जस्ट एग्जांपल था, ओवरव्यू था प्रॉब्लम करने का। हो सकता है एग्जाम में कभी आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता, बट पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है, हर एनर्जी स्टेट में प्रोबेबिलिटी कहाँ पे पार्टिकल की मैक्सिमम होती है पाए जाने की, वो चीज़। एंड उसके अलावा हम कोशिश करेंगे 2D बॉक्स और 3D बॉक्स को समझने की। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट 1D कर लिया, तो 2D 3D में बहुत डिफिकल्टी नहीं आएगी क्योंकि हमें इन्हीं वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़ना है। उसके लिए सॉल्व बहुत नहीं करना होता, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी डाउट हो अगर आपको तो पूछते रहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग and keep solving the problems. Have a good day and thank you for watching. Thank you.